सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। और एप्लीकेशन जो ऐप है वह हमारा अस्तित्व एकेडमी नाम से है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को, और इसमें देखिए 3 यूनिट जो है वह हम कंप्लीट कर चुके हैं। और पिछले 3 यूनिट्स में आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। और आपका ये जो चौथा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये कितना आसान कितना टफ है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्यूटर के सामने वाला लिंक आप क्लिक करिएगा। कंप्यूटर के सामने वाला लिंक क्लिक करेंगे आप तो आपको कंप्यूटर विषय के सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। और मैथ सब्जेक्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैथ और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं। तो सभी विषयों को पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अभी तक आपके सिलेबस में 3 चैप्टर्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर आपका कंप्यूटर से परिचय हुआ कि कंप्यूटर मशीन है क्या, इसका इतिहास कैसे क्या रहा है, किस तरीके से ये इवॉल्व हुई, इसकी कितनी पीढ़ियां हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ा। फिर उसके बाद पढ़ा कंप्यूटर में क्या क्या चीजें लगी होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, दूसरे यूनिट में। और तीसरे यूनिट में पढ़ा हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब चौथा यूनिट जो है आपका वह है सामान्य एप्लीकेशन पे कार्य, वर्किंग ऑन जनरल एप्लीकेशंस। अब धीरे धीरे आपको सब नॉलेज हो गया है। अब किस तरीके से आगे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके साथ हम कार्य करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर में मल्टीमीडिया क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और इंटरनेट के बारे में तो बताना ही नहीं है आपको, लेकिन इंटरनेट के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मतलब इंटरनेट आपका होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसके क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या सेवाएं होती हैं, और साथ ही साथ अब इंटरनेट के क्या क्या कार्य होते हैं, और किस तरीके से एजुकेशन से जुड़ी हुई जो वेबसाइट्स हैं उनको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, और डेटा सिक्योरिटी क्या होती है, ये सारी चीजें, एंटीवायरस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, और ऐसा चैप्टर है कि डे टू डे लाइफ से आप रिलेट करके बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, और बहुत ही इजीली इस चैप्टर से आप अच्छे अंक स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वह है मल्टीमीडिया। देखिए, नाम से ही खुद को बता रहा है ये मल्टी और मीडिया इसमें शब्द है। मल्टी का मतलब आप क्या समझते हैं, एक से अधिक जो हो उसे क्या कहते हैं, मल्टी। जैसे 2 3 4 इस तरीके से। और मीडिया का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, मीडिया का मतलब, मीडिया देखिए एक प्रिंट मीडिया होता है, मतलब जिसमें लिखने का काम होता है, टेक्स्ट का काम होता है। और एक मीडिया आपने देखा होगा जो आप पे टीवी पे कवरेज करता है। ठीक है, तो इसमें जनरली वीडियो का काम होता है। तो इस तरीके से, और एक मीडिया आपने देखा होगा जो केवल रेडियो पे समाचार आता है, तो केवल इसमें क्या रहता है कि केवल इसमें वॉइस रहती है। तो इस तरीके से ये सभी मीडिया है। ठीक, तो अब जब इन सभी का मिला जुला रूप हमको मिलता है तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है मल्टीमीडिया। एक से अधिक मीडिया मतलब मल्टीमीडिया। अब परिचय, इंट्रोडक्शन। देखिए, मल्टीमीडिया एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके एक ही प्रस्तुति में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो शामिल होते हैं। तो एक ही प्रस्तुति में एक ही जगह आपको मल्टीमीडिया में क्या होता है, सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बन जाता है मल्टीमीडिया। आप देखिए, मल्टीमीडिया की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया, प्रारंभ में कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले गणना कार्य टेक्स्ट पर आधारित थे। यह सिर्फ दैनिक कार्यों के लिए ही लाभकारी थे, जैसे साधारण गणनाएं करना, पत्रों को लिखना आदि। इस तरह के कंप्यूटरों के गणना कार्यों को मोनोमीडिया का नाम दिया गया। गत 10 वर्ष में विभिन्न तकनीकों की खोज हुई जिसमें तस्वीरों, ग्राफों और वीडियो का प्रयोग अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इन तकनीक के मिले जुले रूप को ही मल्टीमीडिया कहते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें केवल जैसे कंप्यूटर
पहले क्या करता था, गणनाएं करता था, जोड़ने घटाने गुणा भाग करने का काम करता था, या फिर जैसे आप कॉपी मेंटेन करते हो, कोई रिपोर्ट तैयार करते हो, इस तरीके का काम जो है वह कंप्यूटर करता था। लेकिन अब इन्हीं मूल तो गणना ही है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से ही आया है, मूल तो गणना करना ही था। लेकिन अब आप कंप्यूटर का जो रूप देखते हैं उसमें क्या है, उसमें सारी चीजें हैं। उसमें वो गणना करके आपको एक ग्राफ बना करके भी दे देगा, ठीक है, और अब ये ग्राफ एनिमेटेड भी दे देगा, किस तरीके से ये ग्राफ बढ़ता है। जैसे जैसे आप उसको डेटा देते जाएंगे वह और प्रोसेसिंग करता जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखाता जाएगा। तो उस रिजल्ट में अब कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिकली बोलता भी है। तो उस रिजल्ट में अब आपको देखिए एनिमेशन भी देखने को मिल जा रहा है, और उसका एक वीडियो की तरह फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाता है, वॉइस भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से अब जो नए कंप्यूटर्स हैं हमारे, उसमें मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, जो मिला जुला रूप है तस्वीरों का, ग्राफों का, वीडियो का, एनिमेशन का, ये क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। अब देखिए मल्टीमीडिया का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन एवं वीडियो आदि का मिला जुला रूप है, जिन्हें कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया आप समझ गए कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आप मल्टीमीडिया पढ़ भी रहे हैं, उसमें क्या वॉइस देख रहे हैं, उसमें इस तरीके से मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख पा रहा हूं, ये भी आप देख पा रहे हैं, और कुछ एनिमेशन यहाँ पे मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो वो भी आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जा रहा है, मिला जुला रूप जो है वह इसी को मल्टीमीडिया बोलते हैं। आपको अगर याद होगा तो स्मार्टफोन से पहले, जो आपके एंड्रॉयड से पहले मल्टीमीडिया फोन बोला जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीमीडिया ये आपका हो गया। अब मल्टीमीडिया की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मल्टीमीडिया की प्रमुख विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया की क्या, हर एक, चाहे वह इंसान हो, कोई विद्यालय हो, कोई संस्थान हो, सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं। वैसे ही मल्टीमीडिया की क्या विशेषताएं होती हैं? तो संबंधित मीडिया से अस्थायी तौर पर जुड़ सकते हैं। तो जो भी आप देखते हैं इस मीडिया के माध्यम से, उससे अस्थायी तौर पे आप जुड़ जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। और छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में यह सहायता प्रदान करता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये आपका क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई में मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। तो ये मैं किस माध्यम से कर पा रहा हूं, ये मैं मल्टीमीडिया के माध्यम से कर पा रहा हूं। और आगे आप पढ़ेंगे, इंटरनेट भी इसमें सहायक बन रहा है, तो इंटरनेट के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये जब छात्र को जैसे टीवी पे कोई प्रोग्राम दिखा दिया गया, कोई क्लास रिकॉर्डेड है जो बच्चे ने कंप्यूटर में देख लिया, ये सब क्या है, ये सब मल्टीमीडिया के द्वारा शिक्षा प्रदान करना है। तीसरा देखिए, मल्टीमीडिया के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, जो टीचर, जो आप जाकर के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाओगे, जो आप सिखाओगे बच्चों को, और जो बच्चे सीखेंगे, ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। और मल्टीमीडिया का प्रयोग अगर इस प्रक्रिया में हो रहा है तो बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। जैसे अभी आप आसानी से सीख पा रहे हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है मल्टीमीडिया के माध्यम से। तो ये भी मल्टीमीडिया की विशेषता हो गई। इसके बाद प्रत्येक शिक्षा प्रणाली, चाहे वह औपचारिक हो, अनौपचारिक हो या निरौपचारिक हो, में सहायता प्रदान करता है। तो किसी भी तरीके से अगर बच्चा कुछ सीख रहा है किसी भी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, तो सभी प्रणालियों में यह मदद कर सकता है। अब मल्टीमीडिया चाहे स्कूल में दिखाया जाए, चाहे आपके घर में चले या कहीं अन्य चले, तो उससे लाभ तो होगा ही, आप सीखोगे तो है ही, जो मल्टीमीडिया में चीजें बताई जाएंगी। इसके बाद देखिए अगली विशेषता, दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप कहीं और बैठे हो और मैं ये क्लास कहीं और ले रहा हूं, तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं दूरवर्ती शिक्षा। तो इस शिक्षा में इस मल्टीमीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, ये भी एक विशेषता हो गई। शिक्षण
प्रशिक्षण के क्षेत्र में अत्यंत सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है। ये एक विशेषता हो गई। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाने में, अब देखिए बच्चे का अगर आपको अटेंशन चाहिए क्लास में, तो हर एक क्लास को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना पड़ेगा बच्चे के सामने। तो दो तरीके होते हैं। तो पहले तो जो हमारा शिक्षक है उसको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उसको एक्सप्रेस करने का, प्रेजेंटेशन का तरीका मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मल्टीमीडिया का प्रयोग टीचर करता है तो इससे क्या होता है कि रोचक बन जाता है सब कुछ। इंटरेस्ट, आपको पता है जब आप कंप्यूटर का लैब करने जाते हैं विद्यालय में, जब भी बच्चे जाते हैं तो बहुत ही उत्सुकता से जाते हैं। भले वह कंप्यूटर में केवल पेंट खोल के उसको पेंट करते हैं छोटे बच्चे, तब भी उनकी रुचि बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मल्टीमीडिया के साथ हर प्रक्रिया को जो है, शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया को रोचक बनाने में यह सहायता प्रदान करता है। 8वां है पाठ्य सामग्री को सरल एवं बोधगम्य बनाने में सहायता प्रदान करता है। जो भी पाठ्य सामग्री है, जो भी सिलेबस है, उसको सरल और बोधगम्य बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए 9वां है मल्टीमीडिया के माध्यम से शिक्षक कठिन एवं जटिल पाठ्य सामग्री को सरलता से पढ़ाकर शक्ति एवं समय की बचत कर सकता है। अब मल्टीमीडिया के माध्यम से जो भी, जैसे कुछ चीजें जब तक आप बच्चों को दिखा करके एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक वो चीजें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। तो जब तक विजुअली बच्चा देख नहीं लेता खुद की आंखों से कुछ प्रोसेसेस, तो क्या होता है कि अगर बच्चा मल्टीमीडिया के द्वारा देख लिया तो शिक्षक को कम एफर्ट करना पड़ता है समझाने में और बच्चे को आसानी से समझ में आ भी जाता है। तो एक विशेषता ये आप लिख सकते हैं कि जटिल पाठ्य सामग्री को सरलता से समझाया जा सकता है। इसके बाद देखिए मल्टीमीडिया के माध्यम से प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थाई होता है। इस चीज को आप समझेंगे, एक फैक्ट होता है कि जो भी आप देखते हैं वह आपको ज्यादा याद रहता है। जो सुनते हैं आप वह जल्दी भूल जाते हैं, जबकि आप जो देख के चीजें सीखते हैं वह आपको ज्यादा ध्यान रहता है। तो ये फैक्ट है। और यही बात अगर मल्टीमीडिया में आप क्या करते हैं, देखते सुनते एक साथ हैं, पर देखने का जो काम हो रहा है मल्टीमीडिया में देख तो रहे हैं आप, तो इससे क्या होता है कि जो भी बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्यादा समय तक अस्थाई उसको आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए आपकी मल्टीमीडिया की विशेषताएं। इसके बाद हम देखेंगे आपके मल्टीमीडिया के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के घटक बहुत ही आसान है। क्या क्या चीजें होती हैं मल्टीमीडिया में, आपको पता है। मल्टीमीडिया विभिन्न घटक होते हैं। इन घटकों में प्रमुख टेक्स्ट का मतलब ये जो अक्षर लिखे होते हैं, जो भाषा लिखी होती है, जो भी लिखी हुई चीज है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारी चीजें लिखी हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है टेक्स्ट। इसके बाद देखिए ऑडियो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी ध्वनि निकल रही है, जो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये क्या होता है, ऑडियो होता है। ग्राफिक्स, कोई चीज डिजाइन बनाई गई है, कोई चीज रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है, ठीक है, कुछ रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है, तो क्या हो जाता है, ग्राफिक्स हो जाता है। वीडियो, कोई भी चीज चल रही है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चल रही है, तो वो क्या हो जाता है, वीडियो हो जाता है। इसके बाद देखिए एनिमेशन। अब आपको पता है कि बच्चे क्या करते हैं, कार्टून देखते हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से बनाई जाती हैं, एनिमेशन के माध्यम से। इसे हम क्या कहते हैं, ये ग्राफिक्स का नेक्स्ट वर्जन आप समझ सकते हैं। ये चलता हुआ, जैसे वीडियो में क्या होती है, चीजें चलती हैं, वैसे एनिमेशन में भी क्या होता है, चीजें चलती हैं। इसके बाद देखिए ये सभी घटक एक साथ कार्य करते हैं, जिससे सूचना को सरल एवं प्रभावी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए पहले ये सारी चीजें नहीं थी, और पहले टेक्स्ट था, ऑडियो था, लेकिन ये सारी चीजें अलग अलग थी, ठीक है। जब इनको मिलाया गया, इनको मल्टीमीडिया बनाया गया, तो यह जो तरीका हुआ, यह किसी भी सूचना को, किसी भी चीज को बताने का बहुत ही आसान मेथड बन गया। तो इसी को हमने नाम रख दिया मल्टीमीडिया। अब इसमें क्या क्या घटक आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये मैंने आपको बताया।
अब पॉइंट वाइज इनको समझ लेते हैं। प्रत्येक घटक का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट जानकारी का प्रतिनिधित्व प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का प्रयोग मुख्य रूप से शीर्षक, टाइटल्स, मुख्य शीर्षक, हेडलाइंस, विषय सूची, मेन्यू इत्यादि के लिए किया जाता है। टेक्स्ट फाइलों को देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड इत्यादि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश टेक्स्ट फाइल .txt इत्यादि पर बनाई जाती हैं। अब देखिए टेक्स्ट फाइलें, आपको टेक्स्ट क्या होता है यह यहाँ पे समझना है। तो टेक्स्ट जो है वह शुरू से माध्यम रहा है। आपको पता है कि जो भी जानकारी मनुष्य के पास रही है, वह जब लिखना पढ़ना उसने भाषा सीखा तो वह चीजों को लिखता गया। ठीक है, तो यही चीजें हमेशा से चली आ रही थी। तो हमेशा से यह सबसे महत्वपूर्ण माध्यम रहा है किसी भी सूचना को बताने का। ठीक है, और जब यह मल्टीमीडिया में प्रयोग होने लगा तो क्या हुआ, इससे जो शीर्षक है, मुख्य शीर्षक है, हेडलाइंस हैं, तो आपने वीडियोस में देखा होगा कि पहले तो वीडियो का नाम, मल्टीमीडिया का नाम रखा जाता है, फिर उसमें आप जगह जगह टेक्स्ट का प्रयोग देख पाते हो। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट समझ पा रहे होंगे। और जो टेक्स्ट वाली फाइलें जिसमें केवल टेक्स्ट होता है उसे .doc से .txt फाइल से सेव किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरा है ऑडियो। मल्टीमीडिया में ऑडियो से अभिप्राय रिकॉर्डिंग, प्लेइंग इत्यादि से है। ऑडियो मल्टीमीडिया का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि इसके माध्यम से भाषण, संगीत इत्यादि की अवधारणा में समझ बढ़ती है, साथ ही गुणवत्ता में सुधार होता है। ऑडियो फाइल प्ले करने के लिए निम्न सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है: क्विक टाइम, रियल प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर आदि। अब ऑडियो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज में, तो यह आप जानने के लिए अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, आप अभी बिल्कुल अगर अपने मोबाइल से या लैपटॉप से बिल्कुल आवाज को कम कर दें या मैं बोलना अभी बंद कर दूं थोड़ी देर, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है ऑडियो, ऑडियो का महत्व क्या है। तो ऑडियो हमेशा से ही एक भाषण हो या संगीत हो, आपको पता है कि एक बैकग्राउंड देने का, एक माहौल बनाने का काम ऑडियो करता है। ठीक है, तो ये मल्टीमीडिया का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ग्राफिक्स। तो प्रत्येक मल्टीमीडिया की प्रस्तुति ग्राफिक्स पर आधारित है। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स का प्रयोग अवधारणा को और अधिक प्रभावी बनाता है। ग्राफिक्स को देखने के लिए विंडोज पिक्चर्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक्स संपादन के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जैसे एडोबी फोटोशॉप के प्रयोग से ग्राफिक्स प्रभावी एवं आकर्षक बन जाता है। अब ग्राफिक्स आप समझिए, कोई भी चित्र ऐड करना है मल्टीमीडिया में या कोई भी चीज रिप्रेजेंट करनी है, दिखानी है, कोई भी आकृति बनानी है, तो यह किसके माध्यम से, यह ग्राफिक्स के माध्यम से बनाया जाता है और मल्टीमीडिया में ऐड किया जाता है। ठीक है, और अधिक प्रभावशाली ग्राफिक्स बनाने के लिए एडोबी फोटोशॉप का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ग्राफिक्स हो गया। इसके बाद देखिए वीडियो। वीडियो से अभिप्राय ध्वनि, साउंड के साथ चलती तस्वीरों से है, अर्थात मूविंग पिक्चर्स विद साउंड। एक दूसरे से संवाद करने का यह श्रेष्ठ माध्यम है। मल्टीमीडिया में इसके प्रयोग से प्रस्तुति उच्च स्तर की हो जाती है तथा समय की बचत होती है। वीडियो को देखने के लिए निम्न सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है: क्विक टाइम, विंडो मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर आदि। अब आपको वीडियो से तो परिचय नहीं कराना है। वीडियो में सारी चीजें मूविंग होती हैं और आप अच्छे से सारी चीजों को देख पाते हो और समझ पाते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पांचवा, एनिमेशन। तो कंप्यूटर में एनिमेशन के प्रयोग द्वारा चित्रों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वे चलते एवं बोलते हुए प्रतीत हों। एनिमेशन में दर्शक की आंखों के समक्ष प्रत्येक सेकंड विभिन्न प्रकार के बदलते हुए परिवेश प्रस्तुत होते हैं।
इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज पिक्चर, एफएक्स व्यूअर इत्यादि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नोट: भारत में एनिमेशन पर आधारित बनी फिल्मों के नाम: दिल्ली सफारी, बाल श्री कृष्ण, बाल हनुमान। दिल्ली सफारी तो हो ही गया, बाल, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली सफारी, बाल श्री कृष्णा और बाल हनुमान, ये सभी क्या है? एनिमेशन बेस्ड मूवीज हैं, जिसके माध्यम से बहुत ही अच्छे से एंटरटेनमेंट और जो सीख है वह लोगों को दी जाती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया जो मल्टीमीडिया के प्रमुख घटक हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मल्टीमीडिया का प्रयोग एवं अनुप्रयोग। मल्टीमीडिया का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये सारी चीजें। यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला देखिए मनोरंजन, एंटरटेनमेंट में अभी आपने देखा मल्टीमीडिया का उपयोग फिल्मों में होता है। इसके बाद दूसरा देखिए शैक्षणिक मनोरंजन में, एड्यूटेनमेंट में। फिर तीसरा व्यवसायिक संप्रेषण में, बिजनेस कम्युनिकेशन में। फिर चौथा देखिए ज्ञान एवं ज्ञान का स्थानांतरण, नॉलेज ट्रांसफर में। फिर पांचवा पब्लिक एक्सेस में। तो इस तरीके से छठवां आप देखिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का उपयोग करना, यूजिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। तो देखिए कहाँ कहाँ पे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का प्रयोग होता है, इसको हम तो इन पॉइंट्स को दोस्तों आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। देखिए मल्टीमीडिया का जो प्रयोग है वह एंटरटेनमेंट सेक्टर में किस तरीके से किया जाता है। मल्टीमीडिया का प्रयोग, यह तो आपको भी पता है कि मल्टीमीडिया हर तरीके से उपयोग आता है मनोरंजन में, फिल्मों में और सारी चीजों में। ठीक, इसके बाद शैक्षणिक मनोरंजन में बच्चों को कोई जानकारी वाली मूवी दिखाना हो, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाना हो, तो इस तरीके से मल्टीमीडिया का प्रयोग इस क्षेत्र में होता है। इसके बाद देखिए कोई प्रेजेंटेशन दिखाना हो मल्टीमीडिया के माध्यम से, कोई साइट दिखानी हो, कोई प्रोजेक्ट पे कार्य चल रहा हो, उसको लोगों के जो भी बिजनेस टीम्स हैं या अलग जो उनके सहयोगी, किसी एक बिजनेस के दूसरा जो बिजनेस सहयोगी होता है, उनको कम्युनिकेट करना हो, उनसे उनको दिखानी हो, सारी चीजें प्रेजेंट करनी हो, तो इसमें भी मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। इसके बाद देखिए ज्ञान का स्थानांतरण, कोई नई चीजें कुछ लोगों को सिखानी है तो यह मल्टीमीडिया उसमें माध्यम बनता है। इसके बाद देखिए पब्लिक एक्सेस, कुछ ऐसी जानकारी जो सबके लिए उपलब्ध कराई जाती है। बात करें जैसे टूरिज्म की, जो भी टूरिस्ट होते हैं उनको पहले से ही कुछ जगहों की फोटोज वीडियोस दिखाई जाती हैं जहां वह जाना चाहते हैं, अपना प्लान बनाना चाहते हैं। और आपको पता है कि आजकल मैप्स भी, जगहों का जो नक्शा होता है, ये सारी चीजें, उसका वीडियो फॉर्मेट भी अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीजें पब्लिक एक्सेस के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हुए रखा जाता है। इसके बाद देखिए अब देखिए यूजिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। अब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब देख पा रहे हो और आप रेलवे का देख पाते हो, IRCTC। तो ये सारी एप्लीकेशंस क्या करती हैं, जैसे रेलवे का IRCTC आपको ट्रेन का रूट भी दिखाता है और ट्रेन का रियल टाइम जानकारी भी दिखाता है। ठीक है, तो वहां पे ग्राफिक्स का, टेक्स्ट का और रियल टाइम सारी चीजों का इस्तेमाल होता है मल्टीमीडिया के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा आपको जानकारी पहुंचाने में। तो इस तरीके से मल्टीमीडिया का उपयोग आप समझ पा रहे होंगे कहाँ कहाँ, लगभग हर जगह होता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का प्रयोग, यूज ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का हम किस तरीके से, जो मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस आते हैं उनका हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं। विंडो मल्टीमीडिया प्लेयर। अब देखिए विंडोज मीडिया प्लेयर एक डिजिटल मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ डिफॉल्ट से प्राप्त होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः अपने पर्सनल कंप्यूटर पर वीडियो देखने व संगीत सुनने आदि में
किया जाता है। अब जैसे हमने पढ़ा विंडोज एक्सपी के बारे में पिछले चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके साथ मीडिया प्लेयर भी आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर। इसमें क्या होता है, इसमें जो मल्टीमीडिया होता है वह चलता है, मल्टीमीडिया जो है वह चलता है। और यह जो सॉफ्टवेयर होता है, यह जो एप्लीकेशन होता है, यह पहले से ही विंडोज में इंस्टॉल्ड होता है, डिफॉल्ट रूप से होता है, यही यहाँ पे लिखा गया है। और इसका जो उपयोग है वह किसी भी वीडियो को, मल्टीमीडिया को देखने के लिए, सुनने के लिए, किसी सॉन्ग को सुनने के लिए, संगीत को सुनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा। माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा क्या है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा 1993 से 2009 तक सफलतापूर्वक चलने वाला एक डिजिटल मल्टीमीडिया एनसाइक्लोपीडिया था, जिसके द्वारा विशेष रूप से बच्चे अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते थे। वर्ष 2008 तक इसमें लगभग 62,000 लेख सम्मिलित थे। यह सॉफ्टवेयर 2 से 4 सीडी अथवा डीवीडी के सेट्स में ऑनलाइन विक्रय हेतु उपलब्ध था। वर्ष 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका प्रसार बंद कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा क्या था, इसमें देखिए 1993 से 2009 तक यह चला था। इसमें क्या चीजें होती थी, जैसे बच्चों को सीखने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, एनिमल्स के बारे में, फूलों के बारे में, या बेसिक साइंस जो होता है, इस खेलों के बारे में, आर्ट्स के बारे में, और जो फेमस लोग रहे हैं, महान लोग रहे हैं, उनके बारे में, प्लेसेस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और गेम्स और फन भी इसमें बच्चे कर सकते थे। तो ये पूरा मल्टीमीडिया का मिला जुला रूप था। और इसमें देखिए 62,000 लेख थे, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि 62,000 लेख इसमें सम्मिलित थे, जिससे जो बेसिक जानकारी थी विभिन्न विभिन्न चीजों के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से 2009 तक यह चला था माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा। इसके बाद देखिए तीसरा है विंडो मूवी मेकर। विंडोज मूवी मेकर, विंडोज मूवी मेकर सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए है जो अपने वीडियो को संपादित करना चाहते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सनडांस के नाम के तहत विकसित किया गया था। विंडोज सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया का एक आवश्यक भाग होने के कारण यह न केवल वीडियो बनाने एवं संपादित करने में मदद करता था, बल्कि उन वीडियोस को वन ड्राइव, फेसबुक, यूट्यूब आदि पर प्रकाशित करने में भी मदद करता है। अब विंडोज मूवी मेकर सॉफ्टवेयर क्या है, तो जैसा कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसके द्वारा आप वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में जो भी चीजें आपको ऐड करनी हो, जो भी वीडियो में से आपको चीजें निकालनी हो, और उसके बाद एडिट करने के बाद आप वीडियो को चाहे तो वन ड्राइव, फेसबुक या यूट्यूब आदि पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विंडोज मूवी मेकर। ये मल्टीमीडिया से जुड़े हुए जितने सॉफ्टवेयर हैं यह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब चौथा देखिए पिकासा। तो पिकासा लैपटॉप या कंप्यूटर में चित्रों को देखने, व्यवस्थित करने एवं संपादित करने के लिए उत्कृष्ट मल्टीमीडिया आधारित सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई एक सेवा यह भी है कि हम अपने डिजिटल चित्रों का एक एल्बम बना सकते हैं तथा उसे अपने प्रियजनों के साथ साझा भी कर सकते हैं। पिकासा मूल रूप से लाइफ स्केप कंपनी द्वारा बनाया गया था, बाद में गूगल द्वारा खरीदा गया। तो इस तरीके से पिकासा आप समझ पा रहे होंगे क्या है। यह जो भी चित्र हैं आपके कंप्यूटर में, उनको व्यवस्थित करने और उनका एक फोल्डर बनाने और उनको साझा करने के लिए जो भी लोग उन पिक्चर्स को देखना चाहते हैं उन लोगों से इसको साझा कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा मल्टीमीडिया का किस प्रकार से प्रयोग हम करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मल्टीमीडिया का यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं
अब इसके बाद देखिए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क की भूमिका, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से केबल या अन्य किसी माध्यम से जोड़ते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब देखिए, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब किसी भी माध्यम से जुड़ गया, चाहे वह केबल के माध्यम से जुड़ा हो, सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ा हो या टेलीफोन तार के माध्यम से जुड़ा हो, तो किसी भी माध्यम से अगर जुड़ रहा है तो वह क्या कहलाएंगे? वह एक नेटवर्क कहलाएंगे। ठीक इसी तरीके से यह नेटवर्क बहुत बड़ा भी हो सकता है। एक कमरे में रखे कंप्यूटर से लेकर के दुनिया में अलग अलग कोनों पे रखे कंप्यूटर का भी नेटवर्क हो सकता है। इंटरनेट क्या है? यही है। तो अब आगे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग एवं अनुप्रयोग। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये समझ गए आप। अब इसके एप्लीकेशंस देखिए, मुख्यतः 4 एप्लीकेशंस होते हैं इसके कंप्यूटर नेटवर्क के, और यह 4 बहुत ही मेन है, मुख्य है। पहला तो देखिए हो गया सूचनाओं का आदान प्रदान। जो भी चीजें चल रही हैं कंप्यूटर में, जो भी डेटा चल रहा है उसका आदान प्रदान। नेटवर्क से जुड़े अलग अलग कंप्यूटर के मध्य सूचनाओं को परस्पर आदान प्रदान में सहायता मिलती है। यदि कोई सूचना कॉलेज के किसी एक कंप्यूटर में उपलब्ध है तो आवश्यकता अनुसार उसे रजिस्ट्रार या प्राचार्य कंप्यूटर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। अब समझिए कि जो भी कंप्यूटर एक नेटवर्क में है उनमें सूचना का आदान प्रदान बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आपके कॉलेज में ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं और उसमें से एक कंप्यूटर प्रधानाचार्य का है, उन्हें कुछ जानकारी देखनी है जो अलग किसी कंप्यूटर पे है। तो अगर यह सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हैं तो प्राचार्य क्या है, किसी भी कंप्यूटर पे जो सूचना है उसको देख पाएंगे। तो सूचनाओं के आदान प्रदान में बहुत आसानी हो जाती है नेटवर्क के माध्यम से। दूसरा देखिए, संप्रेषण सुविधाएं प्रदान करना। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, बातचीत। तो नेटवर्क प्रणाली ने दूरियां मिटाकर संप्रेषण प्रक्रिया को बहुत ही सरल बना दिया है। इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी बैठे हुए व्यक्ति को अपना संदेश यथाशीघ्र प्रेषित किया जा सकता है। पहला हो गया सूचना, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन, बातचीत। ठीक है, नेटवर्क ने क्या आसान कर दिया जब से नेटवर्क आया है। पहले चिट्ठी के माध्यम से जो संप्रेषण होता था, कम्युनिकेशन होता था, लेकिन अब किस माध्यम से होने लगा है? अब जो भी सूचना चाहिए वह ईमेल के माध्यम से या डायरेक्ट बातचीत हो जाती है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। तो ये भी क्या है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन का माध्यम है। यह किसके वजह से पॉसिबल हुआ? इंटरनेट के वजह से। इंटरनेट भी क्या है? एक नेटवर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा प्रयोग आप समझ गए कंप्यूटर नेटवर्क का। तीसरा देखिए, केंद्रीय सूचना भंडारण से लाभान्वित होना। आजकल अधिकांश लोग जो व्यापारी या उद्योगपति ऑनलाइन व्यापार में भी संलग्न है, ये अपने कंप्यूटर में समस्त सूचनाएं रखते हैं। नेटवर्क प्रणाली आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराती। केंद्रीय सूचना भंडारण से लाभान्वित होना। अब आप समझिए कि विभिन्न कंप्यूटर्स जो एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और उनमें जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी लाइव जानकारी चल रही है, अगर आप भी उसमें जुड़े हुए हैं तो वो सभी सूचनाएं आपको भी मिलेंगी, सभी इंफॉर्मेशन आपको भी मिलेगी। तो इससे आपको लाभ होगा। तो ये हो गया। चौथा देखिए, उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना। नेटवर्क प्रणाली द्वारा किसी भी मूल्यवान उपकरण को परस्पर सहयोग से उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्रिंटर, रैम, रिकॉर्डर, मॉडेम, स्कैनर आदि सभी कार्यालय के प्रमुख कंप्यूटर के लिए उपलब्ध कराना संभव ना होने पर उनकी सेवाओं का लाभ परस्पर सहयोग से उठाया जा सकता है। तो सभी जितने भी संसाधन हैं, जैसे प्रिंटर है, अब मान लेते हैं कि एक कमरे में 5 कंप्यूटर हैं और प्रिंटर एक ही है और वह सभी नेटवर्क में है, तो उस प्रिंटर का उपयोग सभी कंप्यूटरों के माध्यम से, किसी भी कंप्यूटर पे आप बैठे हो
तो कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से स्कैनर के साथ भी है, मॉडेम रिकॉर्डर के साथ भी है। तो जो भी संसाधन है, अगर संसाधनों की कमी है आपके पास और आप एक नेटवर्क में हैं, तो आप तब भी संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे नेटवर्क के माध्यम से। तो ये हो गए नेटवर्क के प्रमुख उपयोग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेटवर्क के घटक, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। जैसे हमने मल्टीमीडिया का घटक देखा था, वैसे ही नेटवर्क किन किन चीजों से मिलके बना होता है। देखिए, नेटवर्क में होता है सर्वर। सर्वर नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जो उपयोगकर्ता को विभिन्न सुविधाएं जैसे फाइलों का अंतरण करना, प्रिंट करना अथवा शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजना आदि प्रदान करता है। यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों रूप में हो सकता है। अब देखिए सर्वर, यह नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। बैंकों में या फिर कोई फॉर्म भरते हुए आप सुनते हो कि सर्वर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? सर्वर, जहां से आपको एक सुविधा मिल रही है, जहां पे आपका फॉर्म सबमिट ले रहा है। एक सर्वर क्या होता है? यह एक बड़ा कंप्यूटर होता है, बड़ा स्पेस होता है, जहां पे यह अलग अलग सुविधाएं प्रदान कर रहा है। जैसे यह आपके फॉर्म को सबमिट ले रहा है, या फिर कोई जानकारी है, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्या स्टेटमेंट है बैंक का, और क्या करंट स्टेटस है, ये सारी चीजें एक सर्वर में सेव रहती हैं। एक जगह ये सारी चीजें सेव होती हैं, सेव रहती हैं। तो उसका एक्सेस करने के लिए हमको क्या, एक नेटवर्क में जुड़ना पड़ता है, और नेटवर्क से जब जुड़ेंगे तभी सर्वर का हम लाभ ले पाते हैं। और यह मेन कंप्यूटर होता है किसी भी नेटवर्क में, जो सर्वर होता है। ठीक है, तो अब जो विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रहा है उपयोगकर्ता को, या उपयोगकर्ता को क्लाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो उपयोगकर्ता, जैसे हम अपना डिटेल, अगर बैंक का डिटेल या फिर कोई फॉर्म हमने फिल किया है, उस फॉर्म का डिटेल ऑनलाइन अगर हम देख रहे हैं, तो हम एक सुविधा ले रहे हैं। हम इंटरनेट पे गए, नेटवर्क से जुड़े, और हम एक सुविधा ले रहे हैं, एक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो यह जानकारी हमें कौन दे रहा है? यह हमें दे रहा है सर्वर। ठीक, तो सर्वर आप समझ गए। दूसरा देखिए क्लाइंट। अब जो जानकारी ले रहा है, सर्वर के द्वारा जिस कंप्यूटर को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, वह प्राप्तकर्ता ही क्लाइंट कहलाता है। हम क्या कहलाएंगे? हम जब किसी सुविधा का लाभ ले रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? क्लाइंट कहलाएंगे। इसे वर्क स्टेशन भी कहा जाता है, वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं क्लाइंट को। इस सूचनाओं के संचालन एवं ग्रहण में एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग होता है। क्लाइंट सर्वर द्वारा दिए गए प्रोग्रामों एवं फाइलों को ही एक दूसरे से शेयर कर सकता है। अब जो जानकारी और जो फाइलें आपको सर्वर से प्राप्त होंगी, आपको मतलब क्लाइंट को, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है नेटवर्क से जुड़ के, ठीक है, वह उन्हीं फाइलों को शेयर कर सकता है जो सर्वर उसे प्रदान करेगा। सर्वर के पास तो बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम सेव हैं, तो जिसके लिए आप वैध हैं वही आपको सर्वर चीजें प्रदान कराता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम मॉड्यूलर तथा डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम वह उपकरण है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़कर निकट या दूरवर्ती क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। मॉडेम के प्रयोग के द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करके सूचनाओं का संचार किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर, फोन आदि में व्यापक रूप से किया जाता है। अब देखिए मॉडेम क्या करता है? मॉडेम सिंपली आपको एक नेटवर्क से जोड़ता है, या आप कह सकते हैं आपके कंप्यूटर को एक नेटवर्क से, इंटरनेट से, इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है, नेटवर्क से जोड़ता है। ठीक, और जो भी जानकारी उसे प्राप्त होती है, मॉडेम को
जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसे वह बदलता रहता है। ठीक है, जैसे मशीन को जो भाषा समझ में आ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से मॉडेम आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए रूटर्स। रूटर्स क्या होते हैं? तो यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजता है। रूटर्स तार अथवा वेतार बेतार वायर्ड अथवा वायरलेस दोनों प्रकार का हो सकता है। अनाधिकारिक उपयोग से बचाने के लिए इसमें पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। अब रूटर्स क्या होता है? एक ही नेटवर्क से कई डिवाइसेस अगर आपको जोड़ना है तो आप क्या करते हैं? रूटर्स का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देखिए पांचवा, चैनल्स। क्लाइंट एवं सर्वर के मध्य एक पथ की तरह कार्य करता है जिसमें सूचनाओं का प्रवाह होता है। चैनल्स को नेटवर्क सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। चैनल्स गति एवं क्षमता के आधार पर चयन कर विभिन्न सूचनाओं का संचार एवं प्रसारण करते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो गया? चैनल्स क्या हो गए? वह माध्यम हो गया। जैसे बिजली क्या होता है? तारों के माध्यम से चलती है, वैसे ही जो क्लाइंट और सर्वर के बीच क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं। तो ये हो गए घटक आपके नेटवर्क के। तो यहाँ पे आपने देख लिया नेटवर्क का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उपयोग होता है चार, वह आपने देख लिया। और इससे पहले हमने देखा मल्टीमीडिया के घटक देख लिया हमने। ठीक है, मल्टीमीडिया की विशेषताएं देख लिया। उम्मीद है सारी चीजें जो है वह आपको समझ में आई होंगी। अब मल्टीमीडिया पे भी प्रश्न बनता है, नेटवर्क पे भी प्रश्न बनता है। अभी आगे क्लास में हम नेटवर्क के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अब यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों में तो आपको इस वीडियो को शेयर करना ही करना है, ग्रुपों में शेयर करना है, ताकि सभी लोग आसानी से इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा पाए, बहुत अच्छे ढंग से सभी चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से जो भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है सारी चीजों को हम बताते हैं और सभी विषय इसी तरीके से आपको पढ़ाए जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और अगर आपको अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है, बहुत अच्छे अंक लेकर के आने हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक माध्यम आपके लिए तैयार किया है। हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? वहां पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स। इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी? आपको सभी जो विषय हैं, आपके सभी विषयों का चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर यह जो मिल रहा है यह मिलेगा। और साथ ही आपको चैप्टर के बाद चैप्टर का जो पीडीएफ नोट्स है, यह जो नोट्स तैयार हो रहे हैं, यह पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद हर एक चैप्टर का आप टेस्ट दे पाओगे, हर एक विषय के हर एक चैप्टर का आप टेस्ट सीरीज दे पाओगे। और हर एक विषय का मास्टर क्लास आपको मिलेगा, एक ही क्लास में हम पूरा विषय आपको पढ़ाएंगे। और साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 5 वर्ष के, वह हम सॉल्व कराएंगे। और जो आपका राजन पवन सीरीज होता है उसके सभी प्रश्नों को हम हल कराएंगे ताकि आपकी तैयारी जो है वह और बेहतर हो पाए। और राजन पवन सीरीज का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से एक बहुत ही आप नॉमिनल चार्ज में बहुत ही अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, जितने पैसे आप इधर उधर ऐसे खर्चे कर देते हैं उतने में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, तो जरूर आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे कोर्स को परचेज करिए और हमारे भी मनोबल को बढ़ाइए। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।